एक तरफ खुलेआम राम मंदिर के जवाब में बंगाल में बाबरी मस्जिद की बातें हो रही, लोगों को उकसाया जा रहा है। उधर बंगाल की हालत यह है कि वहां वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग को ही अपने अधिकारियों की सुरक्षा का डर सता रहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए बंगाल पुलिस को चिट्ठी लिख दी भाई। इसमें बंगाल पुलिस को चुनाव आयोग के अधिकारियों, बाकी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए कहा गया है। सिर्फ दफ्तर ही नहीं, अधिकारियों के घर पर और रास्ते में भी सुरक्षा देने को कहा गया है। चुनाव आयोग को बंगाल पुलिस को यह आदेश इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि 24 नवंबर को पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस में गंभीर सुरक्षा की चूक हुई। सोमवार को कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीएलओ के समूह ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बीएलओ ने आयोग के दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई। अभी सोचिए, बिहार में पूरा एसआईआर हुआ, नहीं कहना पड़ा कि सबको सुरक्षा दीजिए, बंगाल में कहना पड़ रहा है कि सुरक्षा दीजिए भाई। यह सब तब हो रहा है जब ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर खुलेआम धमकी दी। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के आड़ में पहले वोटिंग राइट्स छीने जाएंगे, फिर नागरिकता। एसआईआर की वजह से लोगों में पैनिक है, डर का माहौल है। एसआईआर की प्रक्रिया में जुटे बीएलओ और बाकी लोग जान दे रहे हैं। इसी डर को दिखाकर ममता बनर्जी बीजेपी पर भड़क रही हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दे डाली कि अगर बंगाल को चैलेंज किया तो वो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगे। ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो बंगाल चुनाव के बाद देश भर का दौरा करेंगी और बीजेपी को 2029 में सत्ता में नहीं रहने देंगी। सुनिए ममता बनर्जी कैसे एसआईआर और बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की मौत को लेकर बीजेपी को घेर रही। गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। बंगाल में एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत एक बड़ा मुद्दा बन गई है भाई। इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर के चक्कर में बीएलओ की जान जा रही। बीजेपी कह रही है कि क्यों ममता प्रशासन बीएलओ की मौत से जुड़ी पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रही। क्यों बीएलओ को मिलने वाले 18,000 की पेमेंट ममता बनर्जी ने रोकी हुई है। बीएलओ को डेटा एंट्री वाले क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। इन सब से उनका वर्कलोड कम हो जाएगा। ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव आयोग बीएलओ को जेल भेजने और नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है। बीजेपी का आरोप है कि बीएलओ पर टीएमसी के गुंडे गलत वोटर लिस्ट बनाने का प्रेशर डाल रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर जल्दबाजी में हो रहा है, इससे जेन्युइन वोटर्स का नाम कटने का खतरा है। बीजेपी कह रही है कि एसआईआर के डर से घुसपैठिए भाग रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी परेशान हो रही है। बंगाल बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी को सुनिए, जो कह रही हैं कि ममता बनर्जी बीएलओ की मौत पर झूठ बोल रही हैं। डॉक्टर्स पर दबाव बनाकर हर मौत को एसआईआर से जोड़ने की साजिश हो रही है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पूरा भारत में एसआईआर हो रहा है, बिहार में ऑलरेडी एसआईआर हो गया है, किसी का कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में क्यों होगा? कहीं भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है, तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो उसको भी धमकी दिया है। तो इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है, ऐसा चिंता में इसका स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ गया था तो इसका हार्ट अटैक हो गया। हालांकि लोगों को एक बात समझ में नहीं आ रही कि अभी बिहार में एसआईआर हुआ, वहां भी करोड़ों वोटर्स थे, लेकिन और बहुत कम समय में एसआईआर हुआ। यही तो आरोप लग रहा था कि इतने कम समय में बिहार में एसआईआर क्यों हो रहा है। वहां इस तरह की खबरें नहीं आई कि बीएलओ की जान जा रही है, बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे। बंगाल और दूसरी जगहों पर ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं, यह पब्लिक सवाल पूछ रही है, जबकि वहां तो और ज्यादा समय है एसआईआर करने के लिए। ऐसा क्या प्रेशर आया हुआ है? एसआईआर को लेकर धमकी सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं दे रही, पूरे इंडी गठबंधन का यही हाल है। झारखंड सरकार में कांग्रेस के एक मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो भाई साहब तो कह दिए कि बीएलओ आएगा तो घर में घुसना ही नहीं देना है, उसे बंद कर दो। सुनिए कांग्रेस के इन मंत्री को। मैंने कहा कि एसआईआर हम लोग लागू नहीं होने देंगे। एसआईआर का साइड इफेक्ट बिहार में हुआ है। बिहार चुनाव में भाजपा नहीं जीती है, एसआईआर जीता है वहाँ पर। और मैं देखिए कल अपने विधानसभा में मैंने लोगों को सचेत किया, आगाह किया है कि आप लोग किसी कीमत पर एसआईआर लागू नहीं होने दीजिए। आप लोग अगर कोई बीएलओ अगर आपके पास आता है तो उसको अगर नाम काटने आता है, सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे तो बीएलओ हमारा पदाधिकारी है, अगर वो जबरन आपका नाम काटता है तो हमको आप बुलाइए, उसको बंद करके रखिए, हम चाबी खोल देंगे।
मतलब ये बता रहे हैं कि बीएलओ को घर में बंद कर दीजिए। गजब हाल है बॉस। भाई पूरी प्रक्रिया है, बीएलओ अपनी मर्जी से नाम नहीं काट सकता, आप फिर अपील कर सकते हैं, तो बीएलओ को घर में बंद करने के रखिए और हमको बुलाइएगा, क्या मतलब है? आप बीएलओ को डरा ना रहे हैं फिर। उधर अखिलेश यादव यूपी में एसआईआर को लेकर परेशान है। अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि यूपी में 3 करोड़ वोट काटने का प्लान है। अखिलेश यादव को भी सुनिए। बिल्कुल जल्दी से फॉर्म भरे दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2-2.5 करोड़ लोगों का, और उससे हो सकता है यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। अब आप सोचिए, ये मत पूछो कौन, भाजपा चुनाव आयोग दोनों एक हैं। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों का नाम जो है वो यूपी में काट दिया जाएगा। अब जरा देखा जाएगा कि 3 करोड़ का नाम कटेगा तो उसमें से कितने लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दूसरे कोर्ट जाएंगे, या सड़क पर आकर कहेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ। बिहार में तो नहीं किया ऐसा कोई। और ये लोग ऐसी बातें तब कर रहे हैं जब आज संविधान दिवस है बॉस। इन लोगों ने आज संविधान की बड़ी बड़ी बातें की हैं। ममता बनर्जी ने हाथ में संविधान की कॉपी लहराई, संविधान दिवस मनाया और पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले की। इधर दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस से जुड़ा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति के अलावा पीएम मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी सब थे। संविधान दिवस पर ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र दांव पर है, सेक्युलरिज्म खतरे में है, फेडरलिज्म का बुलडोजर को बुलडोज किया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसलिए वो आज संविधान को बचाने की प्रतिज्ञा ले रही। राहुल गांधी भी लोकतंत्र के रक्षक बनकर आ गए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संविधान की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों ने संविधान दिवस पर पीएम मोदी को घेर लिया। उधर संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा। पीएम मोदी ने अपने लेटर में जनता से खास अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। देश ने हमें कितना कुछ दिया है, इसके लिए हम सबके मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हमारा हर कार्य देश हित से जुड़े उद्देश्यों को पूरा करने वाला। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करने का दायित्व हम सबका है। जब हम अपने काम को कर्तव्य की भावना के साथ करेंगे तो देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति कई गुना बढ़ जाएगी। यानी इधर विपक्ष ने संविधान दिवस पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, उधर पीएम मोदी ने संविधान के पवित्र दस्तावेज बताते हुए उसे सच्चा मार्गदर्शक बताया। पीएम मोदी के खिलाफ जब भी विपक्ष को कुछ नहीं मिलता तो संविधान खतरे में का नैरेटिव आगे रखता है। इसी फर्जी नैरेटिव की वजह से लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने बीजेपी की कुछ सीटें घटा दी, लेकिन बार बार फर्जी नैरेटिव थोड़ी चलता है। तो इस बार भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चांसेस कम है कि ये मोदी को उस तरह से डैमेज कर पाएंगे जैसा ये चाह रहे हैं, क्योंकि उसकी और भी वजह है। और वो वजह क्या है वो अब आपको अगले चैप्टर में बताता हूं। पाठशाला में अब अगली क्लास। ट्रंप से लेकर पूरी दुनिया हैरान, पीएम मोदी का ऐसा एक्शन कि भारत नया इतिहास रचने जा रहा है क्या? मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा कूटा, दुनिया के बड़े बड़े देश नोट भर भर कर भारत के सामने लाइन में क्यों लग गए? अब इसके बारे में बताता हूं। देखिए, भारत की इकोनॉमी को पिछले कुछ महीनों में क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन जो लोग भारत की इकोनॉमी की बुराई कर रहे थे, उसे खत्म बता रहे थे, उसी इकोनॉमी ने ऐसी धूम मचाई हुई है कि पूरी दुनिया हैरान। इकोनॉमी के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि भारत नया इतिहास रचने जा रहा है। पाकिस्तान को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कूटा है, उससे दुनिया के बड़े बड़े देश नोट भर भर के भारत के सामने लाइन में क्यों लग गए हैं, आज आपको बताऊंगा। आप देखिए कि इसी वित्तीय वर्ष में भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की हो जाएगी। मेड इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट की दुनिया में धूम मच रही है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिससे भारत ने पाकिस्तान को ऐसा फोड़ा कि दुनिया में चर्चा है, उस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए कई देश लाइन में खड़े हो गए पैसा भर भर के ले लेके। फ्रांस की एविएशन कंपनी ने भारत में अपना सेंटर खोल दिया है। कनाडा के साथ भारत रेयर अर्थ की बड़ी डील कर रहा है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे भारत क्या और धूम मचाने वाला है, कैसे भारत की इकोनॉमी बूम कर रही है, उधर पाकिस्तान कैसे डूबता चला जा रहा है, आज आपको सब दिखाऊंगा। कैसे जो ट्रंप सोच रहे थे कि टैरिफ लगाकर भारत को झटका दे देंगे, उन ट्रंप को खुद झटका लगा हुआ है बॉस। भारत ऐसा इतिहास रचने जा रहा है। देखिए, भारत के लिए सबसे जबरदस्त खबर तो यह आई कि इकोनॉमी नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी का टारगेट है कि भारत की इकोनॉमी को टॉप 3 देशों में लेकर आना है। और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह बड़ी बात कह दी है कि भारत की इकोनॉमी इसी वित्तीय वर्ष में
$4 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। भारत की इकोनॉमी फिलहाल $3.9 ट्रिलियन की है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है और अगले 10 साल में भारत की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन के पार जा सकती है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यानी जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों की रफ्तार सुस्त पड़ रही है, वो गाड़ी का गियर चेंज कर रहे हैं, गाड़ी घों घों कर रही है लेकिन भाग नहीं रही, वहीं भारत की इकोनॉमी जबरदस्त स्पीड से दौड़ रही है। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की होने वाली है और यह कितनी बड़ी उपलब्धि है, यह आपको आज समझना चाहिए। अब भारत से आगे मात्र 4 देश हैं और उनकी इकोनॉमी का साइज आपको दिखाता हूं कि वो देश भारत से कितना आगे हैं और वो कौन से देश हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे अमेरिका जो है उसकी इकोनॉमी इस वक्त करीब करीब $31 ट्रिलियन की है, ट्रिलियन डॉलर की है अमेरिका की इकोनॉमी। ये नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर चीन है, जिसकी इकोनॉमी $19.4 ट्रिलियन की है, ट्रिलियन डॉलर की है चाइना की। तीसरे नंबर पर है जर्मनी, इसकी इकोनॉमी जो है वो करीब करीब $5 ट्रिलियन है। मतलब ये दोनों तो अलग खेल चल रहा है इनका। भारत से थोड़ा ही आगे जो है वो जर्मनी है, जिसकी इकोनॉमी है $5 ट्रिलियन, टी से ट्रिलियन। इसके बाद है जापान चौथे नंबर पर, जापान। और जापान कितना है भाई? $4.28 ट्रिलियन। और अब भारत जो है वो 5वें नंबर पर, यहां पर भारत है। और भारत आप देखिए जैसे ही 4 ट्रिलियन होगा, ये जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ो ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है। तो सीधे भारत यहां से उठेगा और अगले कुछ साल में यहां तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इकोनॉमी के फ्रंट पर भारत के लिए एक और खुशखबरी आई। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के मुताबिक भारत में 2047 तक $4.1 ट्रिलियन का ग्रीन निवेश आ सकता है। इससे भारत में करीब 4.80 करोड़ नौकरियां पैदा हो सकती है। यानी भारत के लिए अच्छी खबरों की लाइन लगी हुई है बॉस। प्रधानमंत्री मोदी भारत को उन सेक्टर्स में भी आगे बढ़ा रहे हैं जिसके बारे में पहले किसी ने गंभीरता से ध्यान तक नहीं दिया। आज रेयर अर्थ और यूरेनियम को लेकर दुनिया में मारामारी मची हुई। भाई हर देश रेयर अर्थ के लिए परेशान है, लेकिन पीएम मोदी भारत की जरूरतों के लिए बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच $2.8 अरब का यूरेनियम का सौदा होने वाला है। दोनों देशों के बीच यूरेनियम डील 10 साल के लिए होगी। दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी और कनाडा के पीएम की मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच यूरेनियम की डील आगे बढ़ी। इस डील से भारत के 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को फायदा होगा। भारत में 6 और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। यानी जिस कनाडा के साथ कभी हमारे संबंध जो हैं वो ट्रूडो के चक्कर में गड़बड़ा गए थे, वो ट्रूडो तो निपट ही गया। अब रिश्ते देखिए ये हो रहे हैं कि भारत डील कर रहा है। आप ये भी देखिए कि रेयर अर्थ के लिए आज ही मोदी सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया। सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। इसका मकसद भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, जिससे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए स्थायी सप्लाई मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि भारत में सालाना 6,000 टन रेयर अर्थ मैग्नेट की क्षमता विकसित हो सके। चीन से हो रहे रेयर अर्थ मैग्नेट का आयात भी पिछले कुछ समय से कम हो रहा है। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच चीन से 16,281 टन रेयर अर्थ मैग्नेट का आयात हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 56% कम है। यानी चीन से आयात आधे से भी ज्यादा घट गया है। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर डील्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई अपने यहां ये इतना बनाओ कि कल को कहीं दिक्कत हो तो अपने में हम सफिशिएंट रहें। रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल, लैपटॉप, विंड टरबाइन, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम में होता है। अब सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए योजना पर काम शुरू किया है, जिससे आने वाले समय में चीन पर निर्भरता और कम हो जाएगी। देखिए, इकोनॉमी का पहिया घूम नहीं रहा, फुल स्पीड से घूम रहा है और इसके लिए जरूरी रिफॉर्म भी पीएम मोदी करते चले जा रहे हैं। ऐसा ही एक गेम चेंजर रिफॉर्म है लेबर कोड, जिसे मोदी सरकार ने लागू किया है। इससे देश भर के श्रमिकों, कर्मचारियों को फायदा होगा। देश में अभी तक 29 श्रम कानून लागू थे, इसकी जगह अब सिर्फ 4 लेबर कोड लागू हैं। इससे कर्मचारियों के लिए बेहतर माहौल मिल पाएगा। कंपनियों के लिए भी कई प्रक्रियाएं सरल हो जाएंगी।
सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस से बिजनेस अब कर सकेंगे। इससे रोजगार बढ़ेगा, कर्मचारियों में सुरक्षा बढ़ेगी। कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युइटी की अवधि 1 साल कर दी गई है। अब 1 साल की नौकरी पर ही ग्रेच्युइटी मिल सकेगी। भाई पहले 5 साल करते थे तब ग्रेच्युइटी मिलती थी, अब 1 साल की नौकरी और ग्रेच्युइटी मिल जाएगी। यानी जो लेबर फोर्स है, जो आम आदमी है, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। और कैसे, अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है, गति देते रहना है, तो भैया धक्का ना देना होगा। तो धक्का देने का काम तेजी से चल रहा है।